आज हम बात करेंगे पाइथन की नेक्स्ट सीरीज के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और साथ ही हम बात करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स की। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक्चुअली होते हैं कंटेनर जो कि डेटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। जैसे भी अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है तो हमें कोई ना कोई कंटेनर चाहिए, चाहे वो मिल्क हो, उसको जग में स्टोर करना हो। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि पाइथन के अंदर हमें कोई भी स्पेशल कमांड नहीं देना पड़ता वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे ही हम वैल्यू को असाइन करते हैं वैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, और जिस टाइप की वैल्यू को मैं असाइन करती हूँ वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। जैसे अगर मैंने x इक्वल्स टू 20 लिखा तो वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन गया। अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू पूजा तो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है। उसके बाद जब हम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट x प्रिंट y, तो जो वैल्यू प्रिंट होती है वो 20 और पूजा प्रिंट होगी। साथ ही वेरिएबल्स ऐसा नहीं है कि एक बार डिक्लेयर हो गए पाइथन में तो हम उनके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। उनकी वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो सेम वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप का बन जाता है। जैसे अगर मैंने कहा a इक्वल्स टू 14 तो यहाँ पे a जो है वो इंटीजर टाइप का है, और उसके बाद अगर मैंने कहा a इक्वल्स टू समीर तो जो a है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे वेरिएबल वही है बट अलग अलग वैल्यू असाइन होने की वजह से वो डिफरेंट टाइप का बन गया है। पहले a इंटीजर था, नेक्स्ट a स्ट्रिंग टाइप का हो गया। जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे a की तो जो आंसर आएगा वो आएगा समीर, जो लास्ट वैल्यू उस वेरिएबल को दी गई है। नेक्स्ट बात आती है कि जब स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं पाइथन के अंदर तो उनको हम डबल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे x इक्वल्स टू पूजा डबल कोट्स में भी वैलिड है और स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, और x इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में पूजा दैट विल बी ऑल्सो द स्ट्रिंग वेरिएबल। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम बात करें पाइथन में कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी वेरिएबल जो होता है या तो वो लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। नेक्स्ट, वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, जैसे 1 2 3। इससे हम वेरिएबल के नेम को शुरू नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। वेरिएबल का जो नेम है उसके अंदर या तो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। कोई भी स्पेस या डैश ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है। साथ ही पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो अगर हम एक ही वेरिएबल है लेकिन मैं अलग अलग तरीके से उसको लिखती हूँ तो वो अलग वेरिएबल कंसिडर होगा। जैसे एज सारे कैरेक्टर स्मॉल है तो इट विल बी डिफरेंट। एज जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो ये अलग हो गया, और एज जिसमें कि सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल है तो वो एक तीसरा वेरिएबल कंसिडर हो गया। दैट मीन्स ऑल द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। उसके बाद आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई कौन सा लीगल वेरिएबल नेम है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है उन रूल्स का जो कि हमने डिस्कस किए हैं। जैसे न्यू वैर लीगल है, न्यू अंडरस्कोर वैर अलाउड है, अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर वैर अलाउड है। न्यू वैर में वी कैपिटल हो गया तो भी ये वैलिड नेम है वेरिएबल का। न्यू वैर सारे लेटर्स कैपिटल है तो भी वैलिड है। न्यू वैर 2 मीन्स नंबर जो है वो लास्ट में लगा है तो भी ये वैलिड वेरिएबल
वेरिएबल नेम है। लेकिन जो इनवैलिड वेरिएबल नेम है उनमें है, जैसे अगर मैंने 2 पहले लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नेम जो है वो कभी भी लेटर से शुरू नहीं होता, डिजिट से शुरू नहीं होता। नेक्स्ट, न्यू डैश वैर, तो डैश अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, तो ये इलीगल नेम है। नेक्स्ट, न्यू स्पेस वैर, स्पेस भी अलाउड नहीं है, तो ये भी इलीगल नेम है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि वैल्यूज कैसे असाइन हो सकती है वेरिएबल्स को, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ, तो अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी और तीनों को मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसके बाद इक्वल टू, अगर स्ट्रिंग वैल्यू देनी है येलो कॉमा रेड कॉमा पर्पल, तो ए को मिलेगी येलो, बी को मिलेगी रेड और सी को मिलेगी पर्पल। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन हो सकती है, हमें 3 बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम अगर वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो जिस सीक्वेंस में डिक्लेयर है उसी सीक्वेंस में आंसर मिलेगा। इसके अलावा एक साथ अगर एक ही वैल्यू मुझे तीनों वेरिएबल को देनी है तो वो हम कैसे दे सकते हैं, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू पर्पल, दैट मीन्स तीनों वेरिएबल है मेरे स्ट्रिंग टाइप के ए बी सी और तीनों को मैंने जो वैल्यू दी है वो है पर्पल। तो जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी, तो तीनों में आंसर जो प्रिंट होगा वो होगा पर्पल। नेक्स्ट आती है बात कि वेरिएबल्स में आउटपुट कैसे मिलेगा हमें वेरिएबल का। तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, पाइथन के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके वेरिएबल्स का आउटपुट ले सकते हैं। साथ ही पाइथन में एक प्लस कैरेक्टर भी यूज होता है जो कि हमारी हेल्प करता है वेरिएबल्स के आउटपुट में। अगर मुझे कैरेक्टर दैट मीन्स टेक्स्ट और वेरिएबल को इकट्ठे प्रिंट कराना है तो हम प्लस कैरेक्टर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा x इक्वल्स टू इजी प्रिंट पाइथन इज प्लस x, तो प्लस कैरेक्टर ने क्या किया, ये टेक्स्ट है पाइथन इज और वेरिएबल है x, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आंसर जो प्रिंट होगा वो होगा पाइथन इज इजी। नेक्स्ट है प्लस कैरेक्टर वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए भी काम आता है। जैसे अगर मैंने कर दिया x इक्वल्स टू पाइथन इज, y इक्वल्स टू इजी, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो जब हम प्रिंट करेंगे z को तो वो प्रिंट करेगा पाइथन इज इजी, क्योंकि उसके अंदर हमने x और y की वैल्यू को ऐड करा दिया है। x कैरेक्टर्स जो होता है, जो प्लस कैरेक्टर होता है पाइथन के अंदर, वो नंबर्स को ऐड कर देता है, ना कि इकट्ठे लिखता है। टेक्स्ट को तो वो इकट्ठे लिख देता है, जैसे पाइथन इज इजी गुड प्लस मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड कराऊंगी प्लस यूज करके, तो प्लस एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा और वो उन दोनों के एडिशन को प्रिंट कर देगा। जैसे प्रिंट a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे आंसर जो प्रिंट होगा वो होगा 35। साथ ही जो प्लस कैरेक्टर है पाइथन में, वो कभी भी स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकता। अगर हम स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं, और क्या होता है वो कहीं भी फंक्शन में या प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन ऑल्सो एंड आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो। जैसे a इक्वल्स टू इजी, तो यहाँ पे a एक ग्लोबल वेरिएबल है और फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले, जिसको डिफाइन करने के लिए हमने def
कीवर्ड का यूज किया है। जब हम प्रिंट करते हैं इसके अंदर पाइथन इज ए, तो क्या होगा, ए ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जब फंक्शन कॉल किया हमने तो आंसर में प्रिंट होगा पाइथन इज इजी, इजी। नेक्स्ट है, वेरिएबल जो होता है वो सेम नेम से इनसाइड द फंक्शन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर कोई वेरिएबल सेम नेम से फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो जाता है और उसकी जो स्कोप है वो विद इन द फंक्शन ही रहेगा, आउटसाइड द फंक्शन उसका स्कोप खत्म हो जाता है। जैसे a इक्वल्स टू इजी, तो यहाँ a जो है ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन डिस्प्ले फंक्शन के अंदर a इक्वल्स टू हेल्पफुल, यहाँ पे एक a जो है लोकल वेरिएबल हो गया, और जब हम प्रिंट करेंगे पाइथन इज ए तो फंक्शन के अंदर ये बनेगा पाइथन इज हेल्पफुल। लेकिन अगर फंक्शन के बाहर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को ले लेगा और प्रिंट करेगा पाइथन इज इजी। तो फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू लोकल वेरिएबल वाली हुई और फंक्शन के बाहर इसकी वैल्यू जो है ग्लोबल वेरिएबल वाली हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर भी डिफाइन हो सकते हैं यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। अगर मैंने कर दिया डिस्प्ले के अंदर ग्लोबल ए, तो यहाँ पे जो ए बना वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया फंक्शन के अंदर ही, और इसकी वैल्यू अगर मैंने दी हेल्पफुल, तो जब हम इसको फंक्शन के बाहर डिस्प्ले करेंगे तो ये तब भी ये वैल्यू प्रिंट करेगा पाइथन इज हेल्पफुल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल था। नेक्स्ट, हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। कैसे? अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू इजी फंक्शन के बाहर, और फंक्शन के अंदर मैंने a को एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो मैं a की वैल्यू को ओवरराइट करा सकती हूँ a इक्वल्स टू हेल्पफुल, और जब हम इसको बाहर प्रिंट कराएंगे तो वो क्या करेगा, इसकी नई वैल्यू को लेगा जो कि हेल्पफुल है, और आंसर प्रिंट होगा पाइथन इज हेल्पफुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो प्रोग्राम लिखते वक्त हमें अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है, और उसको स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है। तो जो वेरिएबल्स अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सके वो हमारे डेटा टाइप्स हुए। अब पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल है जिनको हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट टाइप, जिसको हम str कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं और ये स्ट्रिंग वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे पीछे एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, जो कि नंबर से डील करते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस टाइप। ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, लिस्ट, टपल और रेंज। नेक्स्ट है मैपिंग टाइप, जो कि डिक्लेयर होता है डिक्ट कीवर्ड से। नेक्स्ट है सेट टाइप्स, जो कि डिक्लेयर होते हैं सेट और फ्रोजन सेट कीवर्ड से। उसके बाद आते हैं बूलियन टाइप, जो कि डिक्लेयर होते हैं बूल कीवर्ड से। और बाइनरी टाइप्स होते हैं बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू से डिक्लेयर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप फंक्शन की, तो अगर मुझे किसी वेरिएबल का डाटा टाइप पता करना है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो उसको हम टाइप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। जैसे p इक्वल्स टू 25, तो अगर मैंने लिखा प्रिंट टाइप p, तो दैट मीन्स हम क्या पता करना चाह रहे हैं, p का डाटा टाइप पता करना चाह रहे हैं, जो कि आंसर आएगा int, क्योंकि प्रिंट जो है इंटीजर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखा है, तो इसका डाटा टाइप जो है वो int आएगा। नेक्स्ट है
अगर हम चाहें तो डाटा टाइप जो है वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। अगर मैंने कहा आर इक्वल्स टू हाई पिंकी, तो हाई पिंकी से आर बन गया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। आर इक्वल्स टू 20, तो यहाँ आर बन गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल। और r इक्वल्स टू 30.5, तो यहाँ बन गया r फ्लोट टाइप का वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नंबर है। दूसरा तरीका जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का है वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल्स टू str हाई पिंकी। तो ये दोनों तरीके सेम है, इन दोनों से ही r जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनेगा, चाहे आप ये यूज करिए चाहे ये यूज कीजिए। r इक्वल्स टू इंट 20, तो यहाँ भी हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया है इंटीजर और वेरिएबल बन गया इंट टाइप का। उसके बाद आता है r इक्वल्स टू फ्लोट 30.5, तो यहाँ पे जो है r बन गया फ्लोटिंग पॉइंट का और यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल किया है वो है फ्लोट। तो दो तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर हुए, पहला है ये डायरेक्ट असाइनिंग वैल्यू और दूसरा है बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद उसको यूज करने के बाद हमें उसको डिलीट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो मेमोरी लेता है कंप्यूटर के अंदर और उस मेमोरी को हमें फ्री भी करना जरूरी है। उसके लिए हम del कीवर्ड को यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 19 और फिर मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई, तो वैल्यू प्रिंट होगी प्रिंट a 19, यहाँ पे आएगा आंसर 19। लेकिन अगर मैंने लिख दिया उसके बाद del a, दैट मीन्स वेरिएबल मैंने डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, जब प्रिंट a करेंगे तो वो एरर मैसेज दे देगा वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है मेमोरी के अंदर से, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो डिस्प्ले क्या करेगा, एरर मैसेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा टाइप्स में, जो पहले डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो कोई भी होल नंबर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू जो है वो किसी भी लेंथ की हो सकती है, पर एक जो चीज वो स्टोर नहीं करते वो है डेसिमल नंबर्स। तो a इक्वल्स टू 11, ये भी इंटीजर डेटा टाइप है। b इक्वल्स टू 2575733554887755, ये भी एक लॉन्ग लेंथ का इंटीजर नंबर है, ये भी स्टोर हो सकता है b के अंदर। और c है एक नेगेटिव इंटीजर। जब हम तीनों की टाइप फंक्शन यूज करके वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो तीनों का आंसर आएगा क्लास इंट, दैट मीन्स ये तीनों इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है। नेक्स्ट आता है कि फ्लोटिंग नंबर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और साथ ही उसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर्स इंडिकेट डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 5.10, ये भी फ्लोटिंग नंबर है। y इक्वल्स टू 9.0, z इक्वल्स टू 45.59 माइनस 45.59। तो जब हम तीनों की वैल्यू टाइप को यूज करके प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट होगी क्लास फ्लोट, क्योंकि ये तीनों बिलोंग करते हैं फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स और तो तीनों फ्लोटिंग क्लास को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोटिंग नंबर्स की, तो इसके अंदर एक आता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है रेज टू द पावर 10। तो फ्लोटिंग नंबर्स में हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? a इक्वल्स टू 65e7,
तो E इंडिकेट्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, B इक्वल्स टू 22E8 तो E इंडिकेट्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, C इक्वल्स टू -65.7E100 तो यहाँ पे भी E इंडिकेट्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, लेकिन ये अपने आप में फ्लोटिंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर ही स्टोर हुए हैं। तो जब हम इनको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी, प्रिंट टाइप सी, तो इन तीनों का आंसर आएगा क्लास फ्लोट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जे जो है वो इंडिकेट करता है इमेजिनरी पार्ट को नंबर के, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनको डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 9 + 5j, b इक्वल्स टू 6j, c इक्वल्स टू -4j। जब हम तीनों की टाइप वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू आएगी क्लास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेरिएबल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही क्या होता है, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा टाइप में। जैसे a है 7 इंटीजर टाइप का, b है फ्लोटिंग टाइप का और c है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर टू फ्लोट, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू फ्लोट a, तो इसने क्या किया, a जो इंटीजर था उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और इसकी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.0, दैट मीन्स इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, हम फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू इंट b, तो b जो था 8.8 वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। तो जब हम y को प्रिंट करेंगे तो इसकी आंसर आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है जो कि स्टोर था वेरिएबल b में। लेकिन एक बात याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी किसी भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स c करूंगी तो क्या होगा, हम c को खुद ही कॉम्प्लेक्स है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका 9 + 0j। तो मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कन्वर्ट हो सकता है, वो किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम इनको प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, तीनों की वैल्यू और साथ ही उन तीनों का डेटा टाइप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7.0, इंटीजर बन गया फ्लोट, फ्लोट बन गया इंटीजर 8 और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स ही रहा, बस उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया 9 + 0j। और तीनों का जो टाइप है वो आएगा फ्लोट, इंट और कॉम्प्लेक्स। साथ ही पाइथन के अंदर एक चीज जो है वो ये है कि पाइथन के अंदर कोई भी रैंडम फंक्शन नहीं होता रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। तो पाइथन में हम रैंडम मॉड्यूल को यूज करते हैं रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद जिस रेंज में मुझे रैंडम नंबर चाहिए, जैसे 1 to 100 के बीच में मुझे कोई एक रैंडम नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम रेंज 1 to 100। तो कंप्यूटर कोई भी रैंडम नंबर लाइक 9 है, 99 है, कोई भी एक नंबर उठाएगा रैंडमली और उसको प्रिंट कर देगा। तो हालांकि रैंडम फंक्शन नहीं है, बट उसका ऑल्टरनेट अवेलेबल है, दैट इज रैंडम मॉड्यूल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से हर ट्यूसडे मेरे साथ कनेक्टेड रहिए इसकी सीरीज को देखने के लिए।
फर्दर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। और कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट्स में उनको मेंशन कीजिए। आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई, and do like and subscribe my channel and